तस्करा भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों का, या आखिर पाक फ़ज़ाइया के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होंगे? हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम खालिद महमूद चिश्ती साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइए कि भारत के जो फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे हैं उनकी बड़ी धूम है, और भारतीय जो रहनुमा है उनका दावा ये कि जनाब पाक फ़ज़ाइया के साथ एक फैसला कुन फ़र्क है। कुछ समझाइए हमें, कितना ख़तरनाक हथियार है ये, कितना ख़तरनाक प्लेटफॉर्म है? जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब मुझे इनवाइट करने का। और ये बहुत फर्क है नहीं था, क्योंकि जब 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ऐसा ना होता, वो उस वक्त जब राफेल इंडक्ट किए जा रहे थे तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे ऊपर उनका हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो जहाज लॉन्गेस्ट रेंज के F-16 के मिसाइल थे वो इससे दुगनी से भी ज्यादा इसकी रेंज है। 150 किलोमीटर इनका मेटेरियल मिसाइल फायर कर सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी मैं सिंपल करने के लिए बता देता हूँ कि क्योंकि पायलट आंख से तो दुश्मन को बहुत दूर तक नहीं देख सकता, रेडार बहुत दूर तक देख सकता, तो रेडार बहुत पावरफुल होता है इसमें। और इसी तरह अगर मिसाइल अगर आप लगा लें कॉरेस्पॉन्डिंगली, इन्होंने जो मिसाइल लगाया वो 150 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को फायर कर सकता था, जो कि हमारे रेंज से बाहर थी। अब पाक फिजाइया ने क्या किया, फौरी तौर पर रिएक्ट किया, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी हमेशा हम प्लस रहे हैं और एज रहा है हमेशा ट्रेडिशनली हमारा इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। तो फौरी तौर पर मार्च 2022 में जहाज इंडक्ट किए गए J-10C, जिनका आपने अक्सर चर्चा सुना होगा। और ये एक पूरा स्क्वाड इंडक्ट किया, रिकॉर्ड मुद्दत में किया गया और डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किया गया इसको, हमारे टेक्नीशियंस ने, हमारे इंजीनियर्स ने, पायलट्स ने मिलकर, और ऑब्वियसली लीडरशिप ने। ये होने के बाद सिर्फ जहाज नहीं लिए गए थे, बल्कि इसके साथ PL-15 मिसाइल लिए गए थे। वो भी जैसे मैंने कहा कि राफेल के जो मिसाइल हैं 150 किलोमीटर के मुकाबले में हमारा एडवांटेज ये था कि हमारे मिसाइल की रेंज और रडार की रेंज 200 किलोमीटर थी। जिसका मतलब ये है कि हमने 50 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज से हमने बीट आउट किया कि अगर वो 150 किलोमीटर पर फायर करेगा तो हम 200 किलोमीटर दूर से फायर हमारे जहाज कर सकते हैं। तो यही बात एंड नहीं हुई, बात कंटिन्यू रही और पाक फिजाइया ने J-10C के साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो जहाज थे उनको भी इंडक्ट किया अपने साथ। इंडक्ट करने के बाद मॉडिफाई किया, वही आईएसआर रेडार जो उस पर लगा हुआ था वही इसमें लगाया गया, और वही मिसाइल जो PL-15 है वो इन जहाजों पर भी लगा दिए गए। और एक नाजरीन की इंटरेस्ट के लिए बताता चलो कि मैं एक मिसाइल की बात नहीं कर रहा कि एक जहाज पर एक मिसाइल, एक जहाज 4 मिसाइल कैरी करता है बैक वक्त, कम अज कम PL-15 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि आमिर साहब कि हमारा फ्लीट बहुत बड़ा हो गया, जो PL-15 जो राफेल के 36 जहाजों के फ्लीट को काउंटर करने के लिए नंबर में हमारी तादाद ज्यादा हो गई, आउट नंबर हो गए। तो ये एडवांटेज उस वक्त तक राफेल का था, कमिंग बैक टू कंक्लूजन, लेकिन अब नहीं रहा ये। अब हमारे पास PL-15 की रेंज के ज्यादा मिसाइल और जहाज हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब सुनाइए कि जी 29 और 30 अप्रैल को जो है कुछ राफेल तैयार आया, एक कहते हैं जो झुरमट आया था पाकिस्तान की तरफ, फिर पाकिस्तान ने काउंटर मेजर्स किए, और सुना ये भी, आप तस्दीक करें अगर आप कर सकें, कि उनको कहते हैं रडार को जैम कर दिया था पाकिस्तान ने, उनको हदफ बना लिया था। क्या तफसील है इसकी? इसकी तफसील आमिर साहब ये है कि फॉर्चुनेटली मैं कोई 6 साल से अपने शौक में पाकिस्तान एयरफोर्स पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, और मुझे ये प्रिविलेज है पाक फिजाइया लीडरशिप ने दिया हुआ, प्रेजेंट चीफ ने दिया हुआ, कि मैं एयरफोर्स बेसिस पर विजिट करता हूँ। उनकी क्लियरेंस है मुझे। मैं अभी कुछ हफ्ते पहले ही पाक फिजाइया के इन्हीं J-10C और JF-17 ब्लॉक थंडर के ब्लॉक 3 के पायलट्स को न सिर्फ मिलकर आया, पूरा दिन गुजारा, और उनके मैंने इंटरव्यूज भी किए अपने चैनल के लिए। तो मैं जब सारा दिन गुजारा तो मैं आपको फ्रॉम द हाउसेस माउथ जिसको कहते हैं, या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, और अभी भी मैंने रिकन्फर्म किया मैं अपने कॉन्टेक्ट्स की वजह से कि उस दिन जो राफेल तैयारे 4 जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो 4 सिर्फ नहीं थी, ये हम इसको पूरा पैकेज या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि 4 तो बॉम्बर या स्ट्राइक वाले होते हैं, उसके पीछे पूरा एंट्रोज होता है जो एयर टू रिफ्यूजल भी होता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी और डिस्टेंस, जैमर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज होते हैं। तो ये पूरा पैकेज था जिसके अंदर 4 ये भी थे जिसके अंदर एयर टू सरफेस के वेपन्स लगे हुए थे। अब ये जब आए हैं, ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड से हाई स्पीड एंटर होने की इनकी इंटेंशन थी, प्लान था। जब पाक फिजाइया को पता चला तो मैं 3 डायमेंशन में इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पाक फिजाइया ने क्या क्या एक्शन लिए हुए हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास लेटेस्ट HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी इंडक्शन कोई 8-9 महीने पहले पाक फिजाइया ने की थी, और वो हिंदुस्तान के 2 मिसाइलों का तोड़ है। एक S-400 रशिया का जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल था, हमारे पास उसका तोड़ नहीं था, और एक ब्राह्मोस जो नेवी से यूनाइटेड जो इंडियन नेवी फायर कर सकती है उनका भी काउंटर हमने कर लिया HQ-9B को इंडक्ट करके।
अच्छा, ग्राउंड से तो ये हमने डिफेंस लिया, उसके उनके खिलाफ ये काउंटर किया। एयर में जाहिर है मैंने अभी थोड़ी पहले अर्ज किया था कि जहाज बहुत हमने नंबर बढ़ा लिए हैं जो फ्रंट करते हैं। और तीसरा डायमेंशन जिसका जिक्र नहीं होता, और उसकी शायद मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से डिटेल्स ना शेयर कर सकूं, लेकिन मैं आपके नाजरीन की सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूं कि हमने एक थर्ड डायमेंशन पाक फिजाइया ने बहुत स्ट्रांग, सबसे ज्यादा स्ट्रांग इंडक्ट किया इसके अंदर, और वो था एरोस्पेस और साइबर कमांड फोर्स। पाक फिजाइया काफी कुछ अरसे से साइबर कमांड फोर्स एस्टेब्लिश कर चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और साइबर की मदद लेते हुए दुश्मन मुल्कों के जो जहाजों के हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाजों के सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, और पेनिट्रेट करके उन पायलट्स की जो हमारी तरफ हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को डिग्रेड कर देंगे। यानी जितनी उनकी अवेयरनेस है उसको डिग्रेड या कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। उसका फायदा ये होता है कि जब आप डिग्रेड करते हैं तो पायलट का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, क्योंकि उसको इनपुट सही नहीं आती, या क्लियर नहीं आती, या अपडेटेड नहीं आती, डिले के साथ आती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। होने का नुकसान उनके लिए ये होता है, पायलट के लिए, कि वो कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाता है कि अगर मैं इस सिचुएशनल अवेयरनेस या इस तैयारी के साथ अगर मैं दुश्मन मुल्क में एंटर हो रहा हूं तो मैं तो शायद मारा जाऊं। ये अभिनंदन वाला मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसी तरह की सिचुएशन हुई होगी, बिकॉज अभिनंदन का एग्जैक्टली यही हुआ था। उसकी सिचुएशन अवेयरनेस डिग्रेड हो चुकी है, उसको पता ही नहीं था वो कितने जहाजों के अंदर घुस। अब जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने ठीक है कि अपने तमाम डायमेंशंस को इस्तेमाल कर लिया, तो क्या अब हमने दिखा दी अपनी ताकत, क्या भारत अब जो अगली बार आएगा उन चीज़ों का तदारुक नहीं कर सकता? ये जो डिजिटल वॉरफेयर की बात हो रही है और पेनिट्रेशन की बात हो रही है उनके सिस्टम में, तो हमें इस पे कोई हमारे लिए तशवीश की बात है कि भाई भारत भी 2-4 हफ्ते में, 1 हफ्ते में तोड़ निकाल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आमिर साहब आपका, और ये इसलिए रेलेवेंट है कि इसका जवाब आपके नाज़रीन के उनके ज़हनों में भी इसका सवाल आया होगा। मैं ये क्लियर करता चलूं कि ये जो इंडक्शंस होती हैं, ये जो सेटअप होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये हफ्तों महीनों में नहीं होता, ये सालों में होता है, और इसकी कंटिन्यूअस अपडेशन होती है। ये नहीं होता कि जो हमने वो टेक्निक उस दिन इस्तेमाल की थी हमने वही टेक्निक अगले दिन भी इस्तेमाल करनी है। ये मैं क्लियर करना चाहूँ। और वही बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसीज या जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमने कंटिन्यूअस वही यूज करनी है, हम वो नहीं आउट होने देते। अपने तरीकाकार भी नहीं बताते कि हमने क्या तरीका किया था। तो दुश्मन को डिग्रेडेशन तक तो समझ आती है, अभी तक उनके पास ऐसे सेंसर मेरे अजम्पशन के मुताबिक और मेरे नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल नहीं है जिससे वो ये काउंटर इतनी जल्दी को तोड़ निकाल सके कि चंद दिनों या चंद हफ्तों में उसका कोई तोड़ निकाल सके। ऐसा अच्छा, मजमूई तौर पे अगर हम बात करें, राफेल को तो आप लोगों ने ठीक है अददी एतबार से मैनेज कर लिया है, लेकिन मजमूई तौर पे देखें तो पाक फ़ज़ाइया और भारत की फ़ज़ाइया के दरमियान जो है अददी एतबार से हमेशा बहुत बड़ा फ़र्क रहा है। तो कहाँ खड़े हैं आज हम लोग अगर हम मजमूई एक उसमें देखें तनाजुर में? देखिए, हम तकरीबन जहां 60 साल पहले खड़े थे वहीं खड़े हैं नंबर वाइज हमने कभी मैच किया भी नहीं है और शायद कर भी नहीं सकेंगे, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज और हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे डिजाइन ही नहीं है कि हमने मैच करना है। तो डिजाइन हमारा ये है, हम एक वजह से लड़ते हैं। एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपके नाजरीन को भी और पाक फिजाइया को बिल्कुल क्लियर है, हम कोई हेजमोनिक डिजाइन नहीं रखते, हमने किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करना, हमने लोगों को मार के वो नहीं करना, हमने जंग जीतने के लिए नहीं करना, हमने दुनिया को अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए नहीं करना। ये हमारा डिजाइन नहीं है। हमारी एयरफोर्स का या सब फोर्सेस का, पर्टिकुलरली मैं पायलट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ, हमारे पायलट लड़ेंगे सॉवरेनिटी और अपने वकार के लिए और अपनी आजादी के लिए, और सबसे बढ़कर हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जिस दिन हमारी सॉवरेनिटी और वकार कॉम्प्रोमाइज हो गया उस दिन हमारे खुदा न खास्ता आजादी भी नहीं रहेगी। तो हम अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, जिसकी वजह से हम किसी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते। मैंने जैसे कहा मजबूरी में लड़ेंगे, लेकिन लेट दिस बी क्लियर, मैं उसी सांस में ये भी कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिफेंड करेंगे। आमतौर पे बहुत सारे लोग, आप तो बहुत सीजन्ड एंकर हैं और आपने देखा होगा पिछले 20-25 सालों से हम कहते हैं पाक फिजाइया दिफा करेगी, हम दिफा की कुव्वत रखते हैं। पाक फिजाइया बिल्कुल दिफाई मोड में इस दफा बिल्कुल नहीं लड़ेगी, जो मेरा नॉलेज है। पाक फौज ऑफेंस करेगी, लेकिन ऑफेंस करेगी अपनी चूजिंग की, जब हमें कोई आके करेगा कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। तो पाक फौजाइया एयर पावर वैसे भी आमिर साहब डिफेंसिव फोर्स नहीं है बाय डिफॉल्ट। वी आर नॉट सपोज टू डिफेंड, वी आर सपोज टू बी एग्रेसिव, बिकॉज हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, फायर पावर, सरप्राइज और शॉक की वजह से हमारी काबिलियत जो एयर पावर के पास या फाइटर जहाज के पास काबिलियत होती है वो डिफरेंट डायमेंशन की होती है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट क्रिएट अपनी मर्जी के और अपनी चूजिंग के कर सकता है फाइटर जहाज।